हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे, मतलब अगला हिस्सा करेंगे। प्रैक्टिस पेपर जो मैंने 2 बनाया है, तुम्हें वो प्रैक्टिस पेपर कम्युनिटी सेक्शन पे मिल जाएगा और उसका लिंक भी दिया हुआ है। मैंने पोस्ट किया था, पोस्ट बनाई थी, तो वो तुम डाउनलोड वहाँ से भी कर सकते हो। अगर नहीं होता तो क्वेश्चन वहाँ से नोट कर सकते हो, जहाँ मैंने पिक्स के तौर पे 2 पिक्स हैं प्रैक्टिस पेपर 2 की कम्युनिटी सेक्शन में। तो मैं आगे क्वेश्चन शुरू करूँ, क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस इसके कर लिए थे मैंने। तो उससे पहले जो कल एक क्वेश्चन मेरे से गलती से अधूरा रह गया था, और थैंक्स टू दैट स्टूडेंट, मुझे अब उसका नाम नहीं याद, मैंने कमेंट में पढ़ा था कि कल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को अधूरा छोड़ दिया था। उसने मुझे कमेंट में लिखा और मैंने वाकई वीडियो दोबारा देखा तो मुझे पता लगा कि वो क्वेश्चन अधूरा ही रह गया था मुझसे। वो क्या था? वो क्वेश्चन ये था, मेरे पास बाई चांस कल वाला पेज भी पड़ा है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना था। कल का मेरा पिछला वीडियो है प्रैक्टिस पेपर 2 का पार्ट 1। तो इसमें हम क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर रहे थे। इसमें वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट करनी थी, और मैंने तुम्हें सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करके क्वेश्चन खत्म कर दिया था। तो कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये अधूरा रह गया, लेकिन एक ही स्टेप और था, वो मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। इस तरह से हमारा इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म हमने बना ली। ये कार्टेशियन फॉर्म बनी है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म अब क्या होगी? देखो, ये देख लो, 7x माइनस 7y 5y प्लस 3z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर हमारे पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसकी अगले स्टेप में हम कहेंगे नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन इज, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी स्टूडेंट्स, r डॉट डॉट दिखना चाहिए। ये एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा? आई जे के। 7i माइनस 5j प्लस 3k और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। एक बार फिर देख लो, एक्स वाई जेड की बजाय क्या आ जाएगा? आई जे के, और ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा वेक्टर आर के। तो यहां क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये चीज रह गई थी, और वाकई इसके तुम्हें पूरे 2 मार्क्स ना मिलते। तो ये आर वेक्टर क्या है यहां पे समझ लो। आर वेक्टर जो है वो होता है जनरल वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब देखो, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो 7x माइनस 5y प्लस 3z ही बनेगा। तो वही चीज हमने कर दी। तो यहां पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये मतलब कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलो, तो ये तो था जो पिछले वीडियो में मेरा काम अधूरा था। मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ हमेशा कि मुझे सजेस्ट कर दो। तो अच्छा है कि जिस स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया कमेंट सेक्शन में जाके, तो देखो मैंने अपनी गलती सुधार ली। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है? dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x is equal to sin 2x, and कंडीशन गिवन है y of pi by 2 is equal to 2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। तो सॉल्यूशन में हमने स्टार्ट किया, dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x is equal to sin 2x, y of pi by 2 is equal to 2, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये क्लियरली किस टाइप की इक्वेशन है?
क्लियरली dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो तुम यहां पे कहोगे हेयर p इज इक्वल टू -3 cot x कॉमा q इज इक्वल टू sin 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर p dx, यानी e की पावर में इंटेग्रल -3 बाहर cot x dx, e की पावर में -3 cot x का इंटेग्रल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है log sin x। अब e और log कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये क्या फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, लेकिन ये -3 यहां पर नहीं होना चाहिए। तो -3 को कहां भेजा जा सकता है? अब तुम जानते हो सारे, वो sin x की पावर में जा सकता है। तो हम ऐसा ही कर देते हैं, if इज इक्वल टू ई पावर log sin x की पावर -3। तो अब e और log आपस में कैंसिल हुए और ये आ गया sin x की पावर -3। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन क्यूब x। तो ये बन गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी फॉर्म में रखते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग गया तो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे देंगे हम? सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो y इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू इंटेग्रल, q क्या था? साइन 2x, साइन 2x अपॉन साइन क्यूब x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dx प्लस c। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, y को सीकेंट क्यूब x लिख सकते हैं, और साइन 2x को मैं लिख रहा हूं 2 साइन x कॉस x। ये फॉर्मूला है साइन 2x का, होल अपॉन साइन क्यूब x dx प्लस c। तो एक साइन x कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स और पावर 2 रह गई इसकी। तो क्या बन गया? y कोसीकेंट क्यूब x इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल के बाहर आ गया, इंटेग्रल कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x dx प्लस c। कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो इसको अगर हम ऐसे समझें, कॉस x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x, ये ऐसे है। तो ये बन गया कॉट और ये बन गया कोसीकेंट। तो y कोसीकेंट क्यूब x इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल कोसीकेंट x कॉट x dx प्लस c। कैसे? देखो, 1 अपॉन साइन कोसीकेंट, कॉस अपॉन साइन कॉट, क्योंकि साइन स्क्वायर था, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। तो कोसीकेंट x कॉट x का इंटेग्रल हमें डायरेक्टली पता है, y कोसीकेंट क्यूब x इज इक्वल टू -2 कोसीकेंट x प्लस c। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, कोसीकेंट क्यूब से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं। चलो ऐसे ही रख के चलते हैं, क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा करने की। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्वेश्चन अभी ख़त्म इसलिए नहीं हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये कंडीशन भी दी हुई है, x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 2 पुट करना है, और फिर हमने c की वैल्यू पता करनी है। तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू π/2 कॉमा y इज इक्वल टू 2। तो यहां पे 2 आ गया। कोसीकेंट π/2, देखो तुम्हें याद होगा साइन π/2 जो होता है वो 1 होता है। कोसीकेंट है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन 1 वो भी 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस c।
तो यहाँ पे c की क्या वैल्यू आ गई, देखो ये -2 है, 1 मल्टीप्लाई तो -2, और ये भी 2 इंटू 1 तो 2 रहेगा, तो ये 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो गया तो हम कहेंगे पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारा आंसर आ गया y कोसेकेंट क्यूब x इज इक्वल टू -2 कोसेकेंट x प्लस 4। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब मैंने प्रैक्टिस पेपर बनाए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन में चॉइस आएगी, तो इसके साथ जो और पार्ट है अब हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो ये पेज खत्म हो गया, पेज पलट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है और पार्ट जो मैंने बनाया है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मेरे को कमेंट में कई स्टूडेंट्स लिख के भेजते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन के और इंटीग्रेशन के। तो स्टूडेंट्स ये जितने टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तुम देख ही रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और अगर इंटीग्रेशन में उसी टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी मैं साथ के साथ वीडियो में बता रहा हूँ। तो वो सारे टाइप जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस करते रहो। तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये भी तुम देख रहे हो उसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हेयर p इज इक्वल टू 10x कॉमा q इज इक्वल टू cos x, ये आ गया हमारे पास। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल e की पावर में p का इंटेग्रल, यानी e पावर इंटेग्रल ऑफ tan x dx, और tan x का इंटेग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ सीकेंट x। तो e और log कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीकेंट x, ये आ गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू सीकेंट x इज इक्वल टू इंटेग्रल cos x इंटू सीकेंट x dx प्लस c। तो ये रिलेटिवली काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि cos x और सीकेंट x तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब cos x और सीकेंट x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, प्लस c। तो ये कैंसिल हो गया, तो y सीकेंट x इज इक्वल टू, ये 1 रह गया, 1 का इंटेग्रल होता है x प्लस c। इक्वेशन नंबर 2 यहां क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि देखो कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू सीकेंट ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 2। तो हम कहेंगे पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो y सीकेंट x इज इक्वल टू x प्लस 2, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह से ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स वही है मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन, जो कि मैंने प्रैक्टिस पेपर 1 में भी कराया था। तो मैट्रिक्स मेथड का ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस पेपर 2 में, मैं इसका आंसर तुम्हें बता देता हूं कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करके ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। मेथड अगर सीखना है तो तुम मैट्रिक्स मेथड का जो मैंने प्लेलिस्ट में मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट में बनाया वीडियो वो देख सकते हो, या प्रैक्टिस पेपर 1 में भी जाकर देख सकते हो, उसमें भी मैंने क्वेश्चन इसको सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्योंकि मैं रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन सॉल्व करता रहूं उसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा टाइम भी जाएगा। तुम खुद प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में तो तुमने खुद ही करना है।
हाँ, मेरा एक वीडियो और बन जाएगा, मेरे को मौका मिल जाएगा एक और वीडियो बनाने का, जो कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा टाइम बचा रहे। अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका भी मैं आंसर बता रहा हूं तुमको, तुम उसका भी मेथड जो है तुम प्रैक्टिस पेपर 1 में देख सकते हो। इसका आंसर है 148 डिवाइडेड बाय 2009 स्क्वायर रूट यूनिट्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें जो और पार्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स में इस चैप्टर में है तो वो वही क्वेश्चन है जो इस प्रैक्टिस पेपर 2 में मैंने दिया है, तो वो अब मैं सॉल्व करवाता हूं। ये पेज तो खत्म हो रहा है, पेज पलटते हैं और करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स में आने के लिए। तो ये मैं कराता हूँ, इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। 2 क्वेश्चन कर लोगे तो दोनों में से एक तो चॉइस में आ ही जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने प्रैक्टिस पेपर 1 में करा दिया, और अब ये क्वेश्चन कराता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, -4, 1, -2, 5 एंड -7, 1, 9। मतलब 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। हमने सबसे पहले इन पॉइंट्स का नाम रख लेना है। A 2, 3, -4, B 1, -2, 5 एंड C -7, 1, 9। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स हैं। अच्छा, एक मेथड है सबसे छोटा, डिटर्मिनेंट बनाकर। तो मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट्स के 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक बार में ही सॉल्व कर दोगे तो नंबर भी कट सकते हैं, और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा सजेशन है, ये वैसे ही बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो जैसे मैं करवा रहा हूं इसको इसी तरह करो। पहले इसका कंसेप्ट समझ लो कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट A, B, C। इनमें से पास होता हुआ, जैसे ये प्लेन मैंने बनाया, ये पेज हमारा प्लेन है, इसकी इक्वेशन पता करनी है। तो हमने क्या किया, हमने लाइन AB के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए, कर सकते हैं B में से A या A में से B को माइनस करके। लाइन BC के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए, तो कैसे, B में से C या C में से B को माइनस करके। अब देखो, जो इसका इस प्लेन का नॉर्मल है वो ऐसे है जैसे पेन की कैप है, परपेंडिकुलर। तो वो इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, दोनों से परपेंडिकुलर है नॉर्मल। तो मान लो हमारे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC हैं, तो वो इसके साथ भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 बनाएगा, और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 बनाएगा। तो वहां से हमें ABC मिल जाएगा, और जब हमें ABC डायरेक्शन रेशियो मिल गए तो तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट चूज करके हम A x - x1 प्लस B y - y1 प्लस C z - z1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लगा के हम फाइंड कर लेंगे प्लेन की इक्वेशन। बहुत छोटा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद अगर किसी 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी आती है, वो यही क्वेश्चन है। तो इस तरह से तुमको बेसिकली समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। एक बार फिर देख लो कि A, B, C 3 पॉइंट हैं। हमने AB के डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए, ये जो लाइन है AB, और BC के डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए। अब जो प्लेन का नॉर्मल इस तरह से है, इस तरह से परपेंडिकुलर, वो तो भाई AB और BC दोनों से ही परपेंडिकुलर है, और उसके डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिए ABC। तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, तो ABC में 2 इक्वेशनें बन जाएंगी जहां से हमें रेशियो मिल जाएगी ABC की, और वो यहां पुट करके इन तीनों में से किसी एक पॉइंट को x1, y1, z1 पुट करके प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। इसके अलावा जो डिटर्मिनेंट का मेथड मैं बता रहा था वो ज़रा शॉर्टकट होता है, और उसके अंदर लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड तो
बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, वो देखने से ही गलत लगता है। मैंने पहले भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स 99% तरीके से क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे ही तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। अगर इसका डिफरेंट वे चूज कर लेते हो तो कई बार हमें इतना तेजी से आंसर शीटें चेक करनी पड़ती हैं बोर्ड के पेपर की कि वो हमसे गलती से गलत भी किया जा सकता है, तो ऐसा करना ही क्यों। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, तो हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियो DR ऑफ लाइन AB आर 2 - 1 1, 3 + 2 5, -4 -5 -9. Direction ratio of line BC R. BC 1 minus of -7 8, -2 -1 -3 5 -9 -4. तो ये आ गए हमारे डायरेक्शन रेशो AB और BC लाइन के। अब हमने कहा लेट डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन बी ABC। अच्छा एक बात और, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं डायरेक्शन रेशोज को ये एरो ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो गोल ब्रैकेट ही लगाती हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो ब्रैकेट लगाती ही नहीं है। अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ही नहीं तो ये एक सेट नजर नहीं आएगा नंबरों का, एक बात ये। और दूसरा, अगर मैं गोल ब्रैकेट लगा दूंगा तो जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के हैं वो और डायरेक्शन रेशो सिमिलर दिखाई देंगी, तो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन एरो ब्रैकेट देखते ही हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये हमने डायरेक्शन रेशो ही लिखे हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं ये एरो ब्रैकेट लगाने। तो अब हमें डायरेक्शन रेशो नॉर्मल के हमने मान लिए ABC, और हम कहेंगे सिंस, क्योंकि सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BC, वी गेट। क्योंकि ये जो नॉर्मल डायरेक्शन रेशो हैं, नॉर्मल लाइन जो है वो लाइन AB और लाइन BC दोनों से ही परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। तो 1 5 -9 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0, 8 -3 -4 के साथ भी ABC का डॉट प्रोडक्ट 0। तो A + 5B - 9C = 0 एंड 8A - 3B - 4C = 0। तो यहां से ABC की रेशियो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ABC की वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं चाहिए। तो A अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, B अपॉन -B अपॉन लिख लो = C अपॉन, देखो A अपॉन A को छोड़ दो, जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -20 माइनस लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 27, फिर -B, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -4 माइनस लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 72 तो प्लस का 72 हो जाएगा। C अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3 माइनस लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 40। तो ये क्या बन गया, देखो A अपॉन -47 -B अपॉन 68 = C अपॉन -43। तीनों में माइनस है, कैंसिल हो गया। तो क्लियरली यहां पे क्या दिखाई दे रहा है हमको स्टूडेंट्स, हमें क्या क्लियर हो गया यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल R 47 68 43। अब तुम्हें लगेगा कि बुक में तो कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जिसमें इतने हैवी डायरेक्शन रेशो आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन रेशो तो कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो अब हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट में से सबसे छोटे नंबर यहाँ पर हैं 1 - 2 5। इसको यूज कर लेते हैं हम x1 y1 z1। तो
नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, हमने पहले फॉर्मूला लिखा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो 47 x माइनस 1 प्लस 68 y प्लस 2 प्लस 43 z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 47x माइनस 47 प्लस 68y प्लस 68 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 एंड 16 यानी 136 प्लस 43z माइनस 43 इंटू 5 कितना हो जाएगा, पहले 40 इंटू 5 करो 200 और फिर 3 भी मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 15 यानी 215 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई 47x प्लस 68y प्लस 43z। अब ये 47, 136 और माइनस 215 इनको सॉल्व करके लिखना है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी आ गई। तो इस तरह से हमारा 10th क्वेश्चन जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या ये दोनों ही तुम तैयार कर लो, मैंने वो भी करा दिया। और अब जो स्टूडेंट्स मेरा 11th क्वेश्चन है एलपीपी का, वो भी तुम देखोगे मेथड वही है, सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसका आंसर मैं बता देता हूं कि z मैक्स जो आएगा आंसर वो है 51 at 8.3 एंड z मिन जो आया मिनिमम वैल्यू ऑफ z वो है 7 at 0.2। तो ये आंसर है 11th क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने प्रैक्टिस पेपर 2 उसको कंप्लीट किया। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनकी प्रैक्टिस करो, खुद अपने आप कर सकते हो, मैंने आंसर बता दिए। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग ज़रूर देना, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कहाँ तक कामयाब रहा तुम्हें ये चीज़ सिखाने में जो भी मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस पेपर की तैयारी करो। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 3 जो है मैं वो सॉल्व करूँगा। और तब तक अच्छी तरह तैयारी करो, बोर्ड में 40 out of 40 मार्क्स लो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।